रसायन विज्ञान के आज की क्लास में क्रिस्टल्स सॉलिड क्रिस्टल की डेंसिटी ज्ञात करने के बारे में आप लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे आपको किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के यूनिट सेल या किसी क्रिस्टल की जो डेंसिटी है उसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इस चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि बोर्ड की परीक्षाओं में क्रिस्टल की डेंसिटी ज्ञात करने के लिए कम से कम एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसे आप अपने नोट्स पे कंप्लीट भी कर लेना। तो किसी भी क्यूबिक क्लोज्ड सिस्टम की डेंसिटी कैसे ज्ञात करते हैं, तो डेंसिटी ज्ञात करने का जो आपने फार्मूला पढ़ रखा है, D बराबर क्या होता है m/v। तो ये फार्मूला दिमाग में आप रखिएगा और इसी की मदद से हम लोग देखिए किस तरीके से किसी क्रिस्टल की डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए फार्मूलों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, मतलब किसी क्यूबिक क्रिस्टल की जो डेंसिटी है, कैन बी मेजर्ड, ज्ञात की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला, निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते। कैसे? तो मोलर मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब जिस पार्टिकल से मिलकर के वो क्रिस्टल सिस्टम बना है, ठीक है, या यूनिट सेल का निर्माण जिस पार्टिकल से हुआ है उस पार्टिकल का मोलर मास क्या होगा और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, ठीक ना। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात उस क्रिस्टल या यूनिट सेल की डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल का मास स्मॉल m हो जिससे मिलकर के यूनिट सेल बना हुआ है, ठीक है, और हम चूंकि मास को मोलर मास में कन्वर्ट यदि करना चाहें तो एवोगैड्रो नंबर n से इसमें भाग दे देंगे, तो ये मास जो है ना, ये मोलर मास हो जाएगा आपका m/n, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सूत्र में m/n हो गया। अब यहाँ z जो लिखा है वो ये बताएगा कि अगर यूनिट सेल आपका सिंपल है तो सिंपल यूनिट सेल में z जो होता है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है, जिससे मिल करके यूनिट सेल बना हुआ है उस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं वो पार्टिकल की संख्या z बताता है। तो सिंपल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं? 1 होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं? 2 होते हैं। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेड जो है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल को शो करेगा, तो ये आपका जेड m/n है, तो ये जेड आपकी पार्टिकल की संख्या हो गई और m/n जो है मोलर मास हो गया, जिस पार्टिकल से यूनिट सेल का निर्माण हुआ है उस पार्टिकल का ये मोलर मास हो गया। अब बटे ये एक वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल जो होता है वो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, मतलब घनाकार होता है, ठीक है। और इसमें अगर एक भुजा की लंबाई स्मॉल a हो तो इसकी चौड़ाई भी स्मॉल a होगी, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या हो जाएगी? स्मॉल a हो जाएगी, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा आपका। यहाँ नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी a क्यूब। तो टोटल D बराबर क्या हो जाएगा? ZM/n इंटू a क्यूब। ये हुआ क्रिस्टल की डेंसिटी ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। और इसका जो मात्रक होगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब देखिए इस पर आधारित सवाल ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन ये है कि कापर जो है, मतलब कापर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज्ड होता है, मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के रूप में ये क्रिस्टलाइज होता है। इसके यूनिट सेल की एज का मतलब हुआ एक भुजा की जो लंबाई है वो 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है और कापर का एटॉमिक वेट 63.1 है, ठीक है, यानी स्मॉल m का मान दिया है 63.1, ठीक। और एक भुजा की लंबाई यानी a का मान है 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका a का मान दे दिया, स्मॉल m का मान दे दिया। पूछ रहा है कि कापर का घनत्व की गणना कीजिए, यानी कापर की डेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ देखिए सूत्र में आप तुरंत रखेंगे। तो देखिए पहले इसमें क्या बता रहा है, जो कापर है वो FCC क्रिस्टल में मतलब का निर्माण कर रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का निर्माण कर रहा है।
तो एफसीसी के लिए आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस सूत्र में आप जेड की जगह पे जेड यम बटे एन इंटू ए क्यूब हो जाएगा सूत्र इसका। जेड की जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हो जाएंगे क्योंकि एफसीसी क्रिस्टल बनाता है। स्मॉल यम एक परमाणु का द्रव्यमान 63.1 है और इसमें एवोगैड्रो नंबर एन ए 6.022 गुणे 10 की घाते 23, ये एवोगैड्रो संख्या हो गई। ये मान रखेंगे तो ये पूरा मोलर मास बता देगा। और एक क्यूब मतलब भुजा का घन, तो एक भुजा की लंबाई आप दी गई थी 3.608 गुणे 10⁻8 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इस मान को आप थोड़ा विस्तार करके जब आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा मान, डी का मान जो है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कापर जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज हो रहा है उस यूनिट सेल का घनत्व तो क्या हो जाएगा 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो देखिए इसी आधार पे इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से मिलते हैं और बोर्ड की परीक्षाओं में भी इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैलियम धातु बीसीसी संरचना में क्रिस्टलाइज होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सी संरचना बना रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का निर्माण कर रहा है। इसके यूनिट सेल के एज मतलब एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है इतना, और थैलियम का जो घनत्व है वो 16.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। थैलियम का परमाणु भार यानी स्मॉल यम का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, बीसीसी अगर है तो जेड का मान बीसीसी के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बीसीसी में आपके कितने होते हैं 2। बॉडी सेंटर, बीसीसी का मतलब हुआ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होता है तो जेड बराबर 2 हो जाएगा। और स्मॉल यम आपको ज्ञात करना है, ये एज की लंबाई यानी स्मॉल ए का मान ये आपका दे दिया है, ठीक है 3.081 गुणे 10⁻8 यही है। और घनत्व यानी कि ये डी का मान, स्मॉल डी की वैल्यू दे दिया 16.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब ये मान आप यहाँ पे रख करके यहाँ स्मॉल यम की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो डी का मान दिया ही था 16.6 और जेड का मान यहाँ देखिए बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 हो जाएगा, यम का मान यहाँ पे आपको ज्ञात ही करना है। एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुणे 10 पे 23 हो गया और 3.081 ठीक है गुणे 10⁻8 घन सेंटीमीटर, ये वैल्यू हो गई एक क्यूब, यानी एक भुजा की लंबाई थी तो इसका घन करेंगे तो आयतन हो जाएगा। अब यहाँ से यम को पक्षांतर कर लीजिए तो इसको आप सारे न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ हो जाएगा, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थैलियम का जो परमाणु भार आएगा, ठीक है, जो मास एटॉमिक मास आएगा वो कितना हो जाएगा 176.4 ग्राम प्रति मोल। मतलब एक मोल थैलियम में थैलियम का जो भार होगा वो कितना होगा 176.4 ग्राम, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का एक तत्व एफसीसी प्रकार का यूनिट सेल बनाता है। यहाँ देखो एफसीसी प्रकार का दे दिया है जिसके किनारे की लंबाई मतलब एज की लंबाई 4 गुणे 10⁻8 सेंटीमीटर है। द्रव्यमान स्मॉल यम की गणना करनी है, मतलब उसके मास स्मॉल यम की गणना करनी है। तो ठीक आसानी से आप कर सकते हो, चूंकि एफसीसी है तो जेड का मान यहाँ पे क्लियर है कि 4 होगा, ठीक है। स्मॉल ए का मान दिया ही है 4 गुणे 10⁻8, ठीक है। एन का मान आपको याद रखना होगा, एवोगैड्रो संख्या होती है 6.022 गुणे 10 की घाते 23, ये हो गया एवोगैड्रो नंबर, ठीक। और आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें मास यम का मान ज्ञात करना है। और देखिए घनत्व तो यहाँ डी का मान भी दे दिया है 2.8 गुणे 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू आप सूत्र में रख करके स्मॉल यम का मान आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे जब इसको सारे मान को रख करके यम को एक तरफ कर लीजिए और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यम का मान इसमें आ जाएगा 26.98 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये स्मॉल यम की वैल्यू यानी कि उसका जो मास है, मोलर मास जो है
सॉरी, मतलब एटॉमिक मास जो है ना उसका आ जाएगा आपका 26.98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर एफसीसी में क्रिस्टलाइज होता है। एफसीसी का मतलब यहीं पे सीधे सीधे जेड का मान हो गया आपका 4। ठीक है, ए का मान दिया ही है 4.077 गुणे 10 की घाते -8। ठीक है, -8 सेंटीमीटर हो गया। डी घनत्व तो दे दिया 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। एवोगैड्रो नंबर दिया ही है। स्मॉल एम मतलब उसका उसका जो मास है, एटॉमिक मास आपको ज्ञात करना है, परमाणु द्रव्यमान यम की गणना करनी है। तो सूत्र आपको पता ही है, डी बराबर आपका होता है जेड यम अपान एन ए इंटू ए क्यूब। तो यहाँ से आप यम को एक तरफ कर लीजिए तो हो जाएगा डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब। ये दोनों बराबर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऊपर अंश में आ जाएंगे और नीचे आपका जेड हो जाएगा बटे जेड। तो ये डी एन ए और ए क्यूब का ये मान आप उठा करके डी का मान, ए का मान, एन ए का मान ऊपर रख के, और चूंकि एफसीसी क्रिस्टल है तो जेड का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा 4/4 करेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो एटॉमिक मास आएगा 107.1 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, 107.1 ग्राम प्रति मोल एटॉमिक मास जो है सिल्वर का प्राप्त होगा और होता भी है। ठीक ना, 1 मोल सिल्वर का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 107.1 ग्राम, जिसको 107 ग्राम भी आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो क्यूबिक यूनिट सेल है जिसका मोलर मास 27 ग्राम प्रति मोल दिया है, एज एन एज लेंथ 405 पिकोमीटर, यानी उसका जो लंबाई है एक भुजा की, उसके एक भुजा की लंबाई 405 पिकोमीटर दिया हुआ है। पिकोमीटर में यहाँ पे देखिए दे रहा है। इसकी डेंसिटी जो है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। फाइंड आउट द टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सेल। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जो क्रिस्टल बना हुआ है उसके यूनिट सेल का शेप क्या है, उसकी आकृति किस प्रकार की है, मतलब वो सिंपल यूनिट सेल है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, इस बात की गणना इसमें आपको करके बतानी होगी। तो कैसे इस चीज़ की गणना कर सकते हैं हम, इस सवाल में पूछ क्या रहा है जेड का मान। जेड का मान इसको सॉल्व करने पर अगर 1 आता है तो मतलब उस क्रिस्टल का यूनिट सेल जो होगा वो सिंपल यूनिट सेल होगा। अगर जेड का मान 2 आ गया तो बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, बीसीसी टाइप का यूनिट सेल हो जाएगा। और अगर जेड का मान 4 आ गया तो वो यूनिट सेल आपका क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम अर्थात एफसीसी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सूत्र आप यहाँ पे क्या दिया है, मोलर मास 27 ग्राम प्रति मोल दिया है, यानी स्मॉल एम की वैल्यू दे दिया 2.7। ठीक है, और जेड का मान आपको ज्ञात करना है तो जेड को एक तरफ आप कर लीजिए। ठीक ना, जेड को एक तरफ करके इन दोनों को इधर भेज दीजिए और यम क्या हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 ग्राम दिया है ना, तो नीचे यम तो नीचे आ जाएगा यहाँ, अर्थात यहाँ से सूत्र आप निकाल सकते हो जेड बराबर डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब, ये हो जाएगा बटे आपका हो जाएगा स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का मान देखिए 27 ग्राम है तो नीचे 27 ग्राम वैल्यू रख दिया। डी का मान घनत्व तो कितना दे रखा है इसमें, डेंसिटी 2.7 ग्राम, देखिए यहाँ पे दिया है 2.7 डेंसिटी हो गया। और एक भुजा की लंबाई यानी ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखो एन का मान यहाँ पे रखा है, यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 6.022 गुणे 10 की घाते 23 हो गया एन की वैल्यू। और ए क्यूब जो है एक भुजा की लंबाई 405 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर को आप किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि डेंसिटी किस में दिया है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर में। तो आपको मैं सूत्र बता दूं, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है, और अगर सेंटीमीटर में इसको आप चेंज करेंगे तो 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 पिकोमीटर बराबर। तो 405 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर हो गया। और इस एक क्यूब है, यहाँ पे एक क्यूब देखिए सूत्र में दिखा रहा है एक क्यूब, तो यहाँ पे भी आप पावर 3 कर देंगे
और इस समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जेड का मान यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जेड का मान यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 3.99 आएगा, लगभग आप इसको 4 मान सकते हो। तो अगर जेड का मान चूंकि 4 आ रहा है तो आपको पता है कि जेड का मान अगर 4 आता है तो शेप उसका क्रिस्टल का या फिर यूनिट सेल का क्या हो जाएगा, एफसीसी टाइप का हो जाएगा, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। उसका जो आकृति है वो एफसीसी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट से संबंधित डेंसिटी से बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछता है। इसको आप ध्यान से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखकर पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे और इसको अपनी कॉपी में भी आप इसको नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है उप सह संयोजन संख्या। ठीक है, जैसे अभी आप केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में लास्ट चैप्टर आपको रखा हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे, तमाम पढ़ भी रहे होंगे। जैसे ये आप अगर हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहे हैं, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन। ठीक है, तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, इसको सीएमए कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ जो परमाणु अथवा समूह अथवा आयन, यहाँ पे जो भी ग्रुप जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। ठीक है, तो लिगैंड का मतलब ये हुआ कि लिगैंड जो होते हैं ना वो सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से सराउंड किए होते हैं, चारों तरफ से इसके जुड़े हुए होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के। तो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जुड़े हुए परमाणु अथवा समूहों की जो संख्या होती है वो उस सेंट्रल मेटल एटम का क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अर्थात जितनी संख्या में लिगैंड जुड़े होंगे वो संख्या क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है उस सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक इसी तरह से सॉलिड सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब ये हुआ किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में एक यूनिट सेल के चारों तरफ जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल जुड़े हुए होते हैं वो संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। देखिए परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, द नंबर ऑफ एटम्स आर आयंस सराउंडेड अराउंड ए पार्टिकल, सॉरी, द नंबर ऑफ एटम अथवा आयन अराउंड द पार्टिकल इन द यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल के किसी एक पार्टिकल के चारों तरफ जितने संख्या में नंबर ऑफ पार्टिकल जुड़े हुए होते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस यूनिट सेल का क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आया। मतलब जैसे ये यूनिट सेल है आपका, समझ लीजिए इसको, ये यूनिट सेल है आपका, तो इसके प्रत्येक एज पर एक एक पार्टिकल होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे इसके एक एक एज पर एक एक पार्टिकल होगा। अब इस पार्टिकल के चारों तरफ ऐसे ऐसे, ठीक ना, दूसरे यूनिट सेल के पार्टिकल ऐसे इस पार्टिकल को चारों तरफ से घेरे हुए होंगे। ठीक है, तो इस पार्टिकल के चारों तरफ जितने नंबर ऑफ पार्टिकल जुड़े होंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल इस बीच वाले केंद्रीय पार्टिकल का क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल यूनिट सेल में जो है कुछ अलग होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कुछ अलग होता है। एफसीसी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ अलग ही होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा। सीजियम क्लोराइड का जो सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होता है। ठीक ना, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये अक्सर पूछता है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन के चारों तरफ कितने क्लोराइड आयन जुड़े होते हैं, तो 6। ठीक उसी तरह क्लोराइड आयन के चारों तरफ कितने सोडियम आयन जुड़े होते हैं, तो वो भी आपका 6। तो सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा, क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जिंक सल्फाइड में जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, सल्फाइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और देखिए यहाँ 2 फ्लोरीन है, तो 8 में 2 से जब भाग देंगे ना तो फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4।
बात समझ में आया? तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद करना पड़ेगा अलग अलग धातुओं में आयनों का। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछता है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम आयन के चारों तरफ कितने क्लोराइड आयन जुड़े होते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आगे देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज 88 विच ठीक है, विच इंडिकेट्स वन सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस। ठीक है, एंड वन सीजियम क्लोराइड है, तो सीजियम क्लोराइड में 1 सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस एंड 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन। मतलब एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों के द्वारा घिरा होता है और एक क्लोराइड आयन कितने सीजियम आयनों द्वारा घिरा होता है? 8। तो इस आधार पे सीजियम आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था और क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था। ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन दिखाया है, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। कापर क्रिस्टलाइज्ड एफसीसी, मतलब कापर जो है एफसीसी क्रिस्टल का निर्माण करता है विथ ए यूनिट लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कापर? यहाँ देखो कापर का रेडियस पूछ रहा है, तो एफसीसी दिया है ना, तो एफसीसी के लिए जो है रेडियस आपको बताया था मैंने, रेडियस आर का मान क्या होता है? a√2/4 ये सूत्र होता है। तो a का मान देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, 361 पिकोमीटर है, तो 361 आप रख दीजिए, पिकोमीटर में ही आप निकालिएगा क्योंकि रेडियस को पिकोमीटर में आप यहाँ दर्शा सकते हो। तो a का मान सीधा सीधा दे दिया है 361, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 361 रख के करड़ी में 2/4। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें रेडियस आपका आ जाएगा 128 पिकोमीटर। ये आपका जो है कापर का जो एफसीसी क्रिस्टल है, उस एफसीसी क्रिस्टल के एक यूनिट सेल की एक भुजा की लंबाई हो जाएगी 128 पिकोमीटर। तो ये रहा न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट से जुड़े डेंसिटी के आधार पर डेंसिटी निकालने के फार्मूले, और किस तरीके से किसी क्रिस्टल की आप डेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं, क्रिस्टल के नेचर को, मतलब क्रिस्टल किस प्रकार का है, आपका बीसीसी है, एफसीसी या सिंपल यूनिट सेल है, इस बात की जानकारी भी आप जेड की गणना करके, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्ञात करके आप बता सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस कारण है क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। आप विगत वर्षों के पेपर को उठा करके देख सकते हैं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए भी हैं और कंपटीशन के भी पेपर में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी भी क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होता है वो किस तरीके कितने प्रकार का होता है, और किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, और यदि क्रिस्टल में डिफेक्ट उत्पन्न होता है तो उसके कारण उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।